Hello friends, Brajesh Mishra once again with you with my new video. तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक होगा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस आप जानते हैं क्या होता है? वाक्यांश होते हैं जो सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, वाक्य में यूज किए जाते हैं। एंड क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या होते हैं? वाक्य और उपवाक्य। कोई भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक मुख्य वाक्य होता है और एक दूसरा उपवाक्य होता है। ये तो हुई हिंदी की बात। क्लॉजेस को इंग्लिश में हम कहते हैं, दो तरह के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, वाक्य और उपवाक्य। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बताना चाहें तो हम कहना चाहेंगे कि ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स नो वर्ब और नो नॉन फाइनाइट वर्ब एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। फ्रेज उसको कहते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जिसमें कोई वर्ब नहीं होता, ना इनफिनिट नॉन फाइनिट वर्ब नहीं होता और ना ही वो कंप्लीट सेंस कर पाता है। जैसे आई लव टू स्लीप बिसाइड द टेबल, आई लव टू स्लीप बिसाइड द टेबल। तो दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस, आई मस्ट से। तो ये सेंटेंस जो होता है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता यहाँ पर और बहुत कंप्लीट सेंस भी नहीं देता। आई लव टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है, बिसाइड द टेबल, nobody is going to sleep beside the table, so this is not a purposeful sentence which making any complete sense. तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं? पहले फ्रेजेस के काइंड्स देख लेते हैं, कितने तरह के होते हैं। एक होता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? फंक्शंस एज नाउन, रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। यहाँ पर हमारा नाउन जो है फंक्शन करेगा। सेंटेंस हम लिख सकते हैं, रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट, किताबें पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है। इसमें नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। कैसे? रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है इसी तरीके से, फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पर फ्रेज जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह, इसलिए इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे? द लीडर इज ए मैन ऑफ हाई मोरल्स, द लीडर इज ए मैन ऑफ हाई मोरल्स। कैसे? जो लीडर है वो बहुत ही ऊंचे मॉरल्स रखता है, उसके एथिक्स बहुत ही ऊंचे हैं। तो उसकी लीडर की खासियत क्या है? ऊंची ऊंचे एथिक्स का पालन करने वाला व्यक्ति, अच्छे नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति। तो इसलिए ये उसकी खासियत है लीडर की। तो इसलिए ये फ्रेज जो हुआ वो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी होता है। एडवर्ब फ्रेज कैसे होता है? फंक्शंस एज एडवर्ब। यहाँ पर जो हमारा फ्रेज है वो इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से एडवर्ब काम करते हैं, माने काम करने के तरीके के बारे में बताता है या समय के बारे में बताता है। तो देखिए सेंटेंस, आई मीट देम नाउ एंड देन, आई मीट देम नाउ एंड देन, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। नाउ मतलब अभी, देन मतलब तब, मतलब अब तब मिलता रहता हूँ, कभी कभी मैं उनसे मिलता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो नाउ एंड देन का इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे फ्रेजेस जो हैं हमारे सेंटेंस में तीन तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। तो वी शुड ऑलवेज try to check out in our sentences कि which phrase is used in this sentence, whether this is noun phrase or adjective phrase or adverb phrase. This will be easy for you to find out which phrase is used. Make the meaning of the sentence and try to part the sentence. Suppose last ही देख लेते हैं, functions as adverb कैसे हुआ? I meet them, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हुआ कि मैं उनसे मिलता हूं। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज इंक्लूडिंग
which I have included in my sentence, now and then. So this now and then, what is this now and then? This is phrase. And here it is used just like a adverb phrase. So I hope I am clear. In our phrases, three types of phrases we are using in our sentences: noun phrase, adjective phrase, and adverb phrase. Make the meaning of the sentences, then it will be easy for you whether this is telling something about the noun or pronoun, or it is adding something like adverb in our sentences. Then you decide whether this is adverb phrase or adjective phrase. आगे चलते हैं. ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पहचान करेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई. हमने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट. इफ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, इफ यू विल इजीली आइडेंटिफाई द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, द पार्ट ऑफ योर सेंटेंस वट एवर यू आर रीडिंग और राइटिंग, it will be more easy for you to define whether this is phrase, this is adjective or this is adverb. है ना? तो हमें कैसे देखना पड़ेगा? How to identify phrase as noun, adjective or an adverb? See the sentences and I will explain everything. First one I have got, I have forgotten to play chess. To play chess. I have forgotten to play chess. What is chess? Chess is a noun, a game. To play chess यहां पर हुआ noun, noun phrase. Next देख लेते हैं. Grandmother keeps her jewelry under lock and key. Under lock and key. So this is lock and key comes together. That's why this is a adverb phrase. कोई भी दो शब्द जो एक साथ आते हैं, रात दिन, ऊपर नीचे, पहले और बाद में, आफ्टर बिफोर, तो उनको हम एडवर्ब कहते हैं. तो अंडर लॉक एंड की क्लियर कट आप पहचान जाएंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं. ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस. ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस क्या है? टू गिव समथिंग इम्पोर्टेंस, किसी को महत्व देना, किसी को कुछ फील कराना, स्पेशल फील कराना. तो ये अगेन फ्रेज है, सेंटेंस का हिस्सा है. द स्टोर एट द कॉर्नर सेल्स टी. एट द कॉर्नर सेंटेंस था, द स्टोर सेल्स टी. जो दुकान है उस पर चाय बिकती है. बट वी हैव एडेड हियर एट द कॉर्नर in between of the sentence. So at the corner is telling something about the store. That means this is adjective. This adjective is used for the store. जो दुकान है उसकी स्पेशलिटी ये है, उसकी विशेषता ये है कि वो कॉर्नर में है. इसका मीनिंग ये है कि कॉर्नर की दुकान पर चाय बिकती है. अगर हम कॉर्नर की दुकान ना कहें तो सिंपली नॉर्मल सेंटेंस यही हो जाता है, द स्टोर सेल्स टी. बट वी हैव एडेड हियर एट द कॉर्नर. So this phrase is telling regarding store something. So that is adjective phrase. We will call this adjective phrase. Next देख लेते हैं. The soldiers fought in a very brave manner. How soldiers fought? In a very brave manner. तो how के आंसर में आता है. That's why this is adverb. They fought bravely means to say. Soldiers fought bravely means to say here. So that's why this is in a very brave manner is a phrase. And which phrase is that? This is adverb phrase. यहाँ पर adverb का इस्तेमाल हुआ है. So that's why we will call this adverb phrase. The children climbed up the hill to see the view. Again up the hill. Which hill? Up the hill. So again this is adjective phrase. The sun rose over the hills. Again this is adjective hill. Sorry, adjective phrase. Over the hill. Hill, which one is over? The sun rose over the hills. The road in front of our house is very broad. The road in front of our house.
Again, they are defining in front of our house is the speciality of the road. So this is adverb. This is phrase of adjective. This is adjective phrase. In front of our house is very broad. So in front of our house. Birds of feather flock together. Again, this is adjective phrase. Bela walked to the market quickly. Bela walked to the market is a simple sentence, nothing else, nothing important in this sentence. But if we are adding here quickly, so this way we are telling how Bela walked towards the market. Quickly, जल्दी से गई. बेला तेजी से मार्केट की तरफ गई. तो quickly, what is quickly? Adverb. So this will be called phrase of adverb. Adverb phrase. So friends, I hope I am clear. Make the meaning of the sentence. Find out the parts of the sentence. If you will make the meaning, it will be more easy for you to find out the part of the sentence. Then see whether it is defining noun or pronoun, or it is telling the way of working, how it is working, or what about it is working. Then you decide which phrase is used, whether this is noun phrase, adjective phrase or adverb phrase. चलिए आगे चलते हैं. Clauses क्या हैं? A clause is a group of words that contains a finite verb, a subject and a predicate. Clause क्या होता है? Clause शब्दों का एक समूह है जो कि फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रखता है. तो फ्रेंड्स, हमने अभी आपको बताया था कि क्लॉजेस दो तरह के हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये मुख्य वाक्य और वाक्यांश, उपवाक्य, सॉरी, मुख्य वाक्य और उपवाक्य के तौर पे पहचाने जाते हैं. अगर हम हिंदी में बात करें और इंग्लिश में बात करें तो मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो सी द एग्जांपल्स हियर. द गर्ल हु वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट. The girl who was the youngest student. So one part is the girl, or here they are telling about the girl. That's why this is next clause. So first clause, second clause, main clause, subordinate clause. Who was the youngest student? The painting which got the first prize. The painting which got the first prize. So which got the first prize is the second clause, subordinate clause. The painting main. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट के तौर पे द पेंटिंग इस्तेमाल हुआ है, द गर्ल इस्तेमाल हुआ है. देन प्रेडिकेट पार्ट है हु वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट और विच गॉट द फर्स्ट प्राइज. तो प्रेडिकेट पार्ट यहाँ पर है, वही यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. हुज फादर इज ए फिल्म स्टार. हुज फादर इज ए फिल्म स्टार. तो दिस वे वी कैन सी द सेंटेंसेस, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. आई हैव गिवन सम मोर एग्जांपल्स टू यू so that I can explain something regarding clauses. The clause that makes sense on its own. Main clause वाक्य का वो हिस्सा है, मुख्य क्लॉज जो होता है, मेन क्लॉज वो है. The clause that makes sense on its own, which can make the meaning of the sentence by itself. मेन क्लॉज वो है जो कि अपने सेंटेंस की मीनिंग खुद रखता है, उसे किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होना पड़ता. कैसे देख लेते हैं. He is rich yet he is not happy. He is rich yet he is not happy. He is rich लेकिन वो खुश नहीं है. अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेन क्लॉज में वो सेंटेंस, मेन क्लॉज सेंटेंस के उस हिस्से को कहते हैं जो कि अपनी मीनिंग अपने आप में रखता है, उसे निर्भर नहीं होना पड़ता अपने दूसरे हिस्से पर अपने सेंटेंस की मीनिंग को बताने के लिए. ही नाइदर स्मोक्स नॉर ड्रिंक्स. ना तो वह स्मोक करता है और ना ही पीता है, ड्रिंक करता है, दोनों ही चीजें नहीं करता. तो इसमें मीनिंग क्लियर हो जा रहा है. यू आइदर स्टे हियर और गो अवे. आप या तो हमारे पास रुकिए, यहीं रुकिए, और या चले जाइए. तो वो दोनों ही ऑप्शन दे रहा है, सेंटेंस पूरी मीनिंग कर रहा है. तो दैट मीन्स ये मेन क्लॉज कहलाएगा. द रेन स्टॉप्ड एंड वी स्टार्टेड टू गो.
रेन स्टॉप्ड एंड वी स्टार्टेड टू गो। बारिश बंद हुई और हमने चलना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ सब मिलाकर कि मेन क्लॉज जो है आपके सेंटेंस का मुख्य हिस्सा होता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या क्यों जरूरी होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं? कई बार हमारा सेंटेंस बोलने का या सेंटेंस लिखने का सिर्फ मेन क्लॉज सफिशिएंट नहीं होता, हम कुछ और भी बताना चाहते हैं उस सेंटेंस में, तो फिर हम उसको लिंक कर देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के माध्यम से। माने हम हमारे मुख्य वाक्य में एक उपवाक्य जोड़ देते हैं, एक हिस्सा और जोड़ देते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, विच नीड्स मेन क्लॉज टू बी अंडरस्टूड। This way you can define if you are able to see that this sentence is not capable enough to make the meaning of the sentence. It depends on the main clause. Then this is subordinate clause. ये सेंटेंस का हिस्सा जो है सबऑर्डिनेट उपवाक्य वो वाक्य होता है जो निर्भर करता है मुख्य वाक्य पर अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। सेंटेंसेस में देख लेते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन। अगर हम यहाँ से देखें कि वेयर ही हैज गॉन, तो इट्स नॉट एबल टू डिफाइन इट्स मीनिंग। ये अपने सेंटेंस के मीनिंग को डिफाइन नहीं कर पाता पूरा। तो इसलिए आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही एट वंस फेल asleep. Nobody trust him because he is a liar. Nobody trust him. Why? ये थोड़ा ये थोड़ा समझ नहीं आता, थोड़ा अनक्लियर रहता है, क्लियर नहीं होता है। So for making it more clear or make meaningful sentence, we have to add here because he is a liar. कोई उस पर यकीन नहीं करता, भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो झूठा है। तो because the he is a liar, ये subordinate clause हो गया। The boy who stole my book has been punished. The boy who stole my, अगर हम कहें the boy, it's not making the meaning of the sentence. And if we are adding subordinate clause also, the उपवाक्य जो मुख्य सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जोड़ते हैं, तो हम इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो द बॉय हु स्टोल माय बुक, लड़का जिसने कि मेरी किताब चुराई थी, हैज बीन पनिश्ड, उसे पनिश किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब भी कोई सेंटेंस देखिए तो कई बार इस नजर से भी सेंटेंसेस को देखना शुरू कीजिए कि इसका कौन सा हिस्सा जो है वो मेन क्लॉज है और कौन सा हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दिस वे आपको बहुत आसान हो जाएगा सेंटेंस में ये समझना, सब्जेक्ट समझना, प्रेडिकेट समझना, मेन क्लॉज समझना और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझना। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन आज के लिए इतना ही कंप्लीट करता है इस क्लॉजेस को, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के रिगार्डिंग। हम मिलते हैं वापस अपने नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करिए, दूसरों के साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक और भी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर आपको किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके हमें बताइए व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमने नंबर आपको दे रखा है, और या आप हमको मैसेज कीजिए कमेंट्स बॉक्स में जाके। तो प्लीज हमारे वीडियोस को देखिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन।